दीवानापन एपिसोड 105। अब आगे। उसकी बात सुनकर एक पल के लिए जन्नत को समझ नहीं आया कि वह क्या बोले। तभी आशी ने हिचकिचाते हुए कहा, आई एम सॉरी जन्नत, ये थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन है, पर मैंने ऐसी अफवाहें सुनी हैं कि सूर्यवंशी खानदान का जो बेटा है, यानी कि रिधान सूर्यवंशी, वह अपनी बहन के साथ। इसके आगे अभी आशी कुछ कह पाती, उससे पहले ही जन्नत ने गुस्से के साथ कहा, शट अप। वह मेरा कोई भाई नहीं है और न ही मैं उनकी कोई बहन हूँ। हम दोनों किसी सगे रिश्ते के भाई बहन नहीं हैं। इनफैक्ट उन्होंने तो मेरे पैदा होते ही मुझे बहन मानने से इनकार कर दिया था। मैं बेवकूफ़ थी जो कुछ सालों तक उन्हें भाई मानती रही, लेकिन फिर जब मुझे उनकी सच्चाई पता चली तो मैंने भी उन्हें भाई मानना बंद कर दिया। हम दोनों न तो खून से सगे रिश्ते में आते हैं और न ही दूर से किसी रिश्ते में। मेरी गलती है कि मैं उनके घर में रहती हूँ, और ऐसा भी नहीं है कि मैंने घर से जाने की कोशिश नहीं की। मैं दिल्ली आई थी उन सब से दूर जाने के लिए ही, लेकिन शायद मेरी किस्मत में उनसे दूर रहना लिखा ही नहीं था, इसलिए मुझे फिर से उसी घर में जाना पड़ा। और यह कौन लोग हैं जो ऐसी गंदी अफवाहें उड़ा रहे हैं? क्या उन्हें शर्म नहीं आती ऐसी बातें बोलते हुए? ये कहते हुए जन्नत का गला भर आया, क्योंकि उसे पता था कि आशी आगे क्या बोलने वाली थी, और यह सुनना उसके लिए किसी पाप से कम नहीं था। वहीं आशी ने जब उसके ऐसे एक्सप्रेशंस देखे तो वह तुरंत आगे बढ़ी और उसे गले लगाते हुए बोली, ओह सॉरी जन्नत, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी ज़्यादा परेशान हो जाओगी। अगर मुझे पता होता तो मैं कभी ऐसी बात कहती ही नहीं। अभी अभी तुम्हारी तबीयत ठीक हुई थी और मेरा ऐसा कोई गलत इंटेंशन नहीं था। सब सुनकर जन्नत ने आखिर में खुद को संभाला और उससे अलग होकर बोली, तुम्हें सॉरी कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं मानती हूँ तुम वही कह रही हो जो तुमने सबके मुंह से सुना है, पर नेक्स्ट टाइम से ऐसी गलतफहमी मत लाना, क्योंकि हम दोनों कहीं से भी भाई बहन नहीं हैं। ये सुनकर आशी ने अपने हाथों की मुट्ठियां भींच लीं, लेकिन चेहरे पर जबरदस्ती मुस्कुराहट लाते हुए बोली, अगर ऐसी बात है तो अगर रिधान सूर्यवंशी तुम्हें पसंद भी करता है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट? एक बार फिर से उसके मुंह से पसंद वाली बात सुनकर जन्नत को समझ नहीं आया कि वह क्या जवाब दे, लेकिन कुछ देर सोचने के बाद उसने कहा, आई एम सॉरी, पर यह पर्सनल सवाल है जिसका जवाब मैं देना नहीं चाहती। इसके जवाब में आशी ने अपने होठों को भींचते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं समझती हूँ, सबकी अपनी पर्सनल लाइफ होती है, और मैं भी कोई तुम्हारी खास दोस्त नहीं हूँ। तुम्हारी खास दोस्त तो सिर्फ अनु है, और अगर तुम्हें जवाब देना होगा तो तुम सिर्फ अनु को दोगी, न कि मुझे। हमारा रिश्ता इतना खास नहीं है कि तुम मुझे बताओ। उसकी यह बात सुनकर जन्नत एक पल के लिए खामोश हो गई, फिर कुछ सोचकर हिचकिचाते हुए बोली, आई एम सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। एक्चुअली मैंने इस बारे में अनु से भी नहीं बताया है, क्योंकि सच यह है कि अनु भी मेरी पर्सनल लाइफ में इतना ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करती। वह बेशक मेरी बेस्ट फ्रेंड है, पर एक बार मुझे दोस्ती में धोखा मिला है, इसलिए अब मैंने किसी को भी अपने इतने करीब नहीं आने दिया कि वह मेरे बारे में सब कुछ जान सके। ये सुनकर आशी आखिर में मुस्कुराकर बोली, मैं समझती हूँ जन्नत, इंसान को जब एक बार धोखा मिलता है तो वह दोबारा यकीन बहुत मुश्किल से करता है। तुम क्या अब अपने घर जा रही थी, क्योंकि रात भी होने वाली है? इसके जवाब में जन्नत ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ मैं घर जाऊंगी। लेकिन आशी तुरंत बोली, इतनी रात हो गई है, तुम्हें कोई टैक्सी नहीं मिलेगी, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर ड्रॉप कर देती हूँ। ये सुनकर जन्नत ने सिर हिलाया। इसके बाद वे दोनों कार में आ गए। कार में आने के बाद कुछ देर तक शांति छाई रही, लेकिन तभी आशी ने कुछ सोचते हुए कहा, वैसे जन्नत, मैंने न्यूज़ में ये भी सुना कि कल रिधान सूर्यवंशी की मम्मी भी होने वाली है, तो क्या तुम अपने दोस्तों को इनवाइट नहीं करोगी? ये सुनते ही एक पल के लिए जन्नत को अपने दिल में एक अजीब सा दर्द महसूस हुआ, लेकिन उसने दूसरे ही पल जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, एक्चुअली मेरी तबीयत बीच में खराब हो गई थी, इसलिए मेरी सारी एक्साइटमेंट ही चली गई। लेकिन मैंने सोचा था कि मैं कॉल करके एक बार सबको इनवाइट कर दूंगी, पर अच्छा हुआ तुमने याद दिला दिया, तो तुम कल जरूर आना। बाकी मैं अनु को भी कॉल कर दूंगी। ये सुनकर आशी तिरछी स्माइल के साथ बोली, थैंक यू सो मच, अब तुमने इनवाइट कर दिया तो मैं कल जरूर आऊंगी। जन्नत ने भी सिर हिलाया। इसके कुछ ही देर बाद उसने आशी को उसके अपार्टमेंट ड्रॉप किया और खुद पैलेस के लिए निकल गई। कुछ ही देर में जन्नत पैलेस में पहुंची, लेकिन जैसे ही वह अंदर आई, भावना सोफे पर बैठी उसे देखते हुए बोली, जन्नत तुम इतनी देर से कहाँ रह गई थी? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। बेटा, यह शादी का घर है,
यहाँ बहुत सारे काम होते हैं और मैं अकेली क्या क्या करूँगी। तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए ना। ये सुनकर जन्नत ने तुरंत कहा, आई एम सॉरी मॉम, मैं अपने फ्रेंड से मिलने चली गई थी। बताए क्या काम है, मैं सारे काम करूँगी। ये कहते हुए वह अंदर आई तो भावना ने मुस्कुराकर कहा, फिलहाल के लिए तुम एक बहुत इम्पोर्टेंट काम करो। जाओ, जाकर डिनर कर लो और रेस्ट कर लो, उसके बाद सो जाओ, फिर जब सुबह होगी तभी मैं तुम्हें कोई काम बताऊंगी। ये सुनकर जन्नत हंसते हुए बोली, मॉम आप भी ना, मुझे लग रहा था पता नहीं कौन सा बड़ा काम बताने वाली हैं आप। ये सुनकर भावना भी मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हारी हेल्थ से बढ़कर मेरे लिए और कुछ भी नहीं है। अब जाओ, जाकर आराम करो। ये सुनकर जन्नत ने सिर हिलाया और डिनर करने के लिए किचन में चली गई। लेकिन उसने थोड़ा ही डिनर किया और फिर अपने कमरे में चली गई। कमरे में आने के बाद वह बेड पर लेट गई और अपनी आंखें बंद कर लीं। लेकिन आंखें बंद करने के बाद ही उसके कानों में आशी की बातें घूमने लगी, क्या तुम रिधान को पसंद करती हो या फिर रिधान तुम्हें पसंद करता है? तुम्हारे और रिधान के बीच क्या कोई नाजायज रिश्ता है? ये सारे शब्द कानों में गूंजते ही जन्नत को ऐसा लगा जैसे उसके कान से खून निकल आएगा। उसने तुरंत अपने कान कसकर बंद कर लिए और गुस्से में बोली, नहीं, मेरा रिधान के साथ कोई नाजायज रिश्ता नहीं है। उनकी शादी होने वाली है और मैं भी ज़्यादा दिन तक इस घर में नहीं रहूंगी। मैं वैभव के साथ यहाँ से बहुत जल्द अपनी असली फैमिली के पास चली जाऊंगी। उसके बाद हम दोनों ही पूरी तरह अलग हो जाएंगे। इसलिए प्लीज़ सब मुझसे ऐसे सवाल करना बंद कर दें। ये कहते हुए उसने किसी तरह खुद को संभाला और अपनी आंखें बंद कर लीं। कुछ ही देर में उसे नींद आ गई और वह गहरी नींद में सो गई। रात के करीब 1:30 बजे बज रहे थे जब जन्नत के रूम का दरवाजा धीरे से खुला। एक लंबी चौड़ी परछाई अंदर आई। रिधान सीधा जन्नत के करीब आया। उसने जन्नत के बालों में हल्के से हाथ फेरा और उसे गौर से देखने लगा। जन्नत गहरी नींद में सो रही थी। रिधान उसे देखता रहा और फिर तिरछी मुस्कान के साथ बुदबुदाया, कल ऐसा कुछ होगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। मुझे पता है, कल के बाद से तुम्हारी किस्मत पूरी तरह बदल जाएगी और शायद तुम मुझसे नफरत भी करने लगोगी। लेकिन मुझे तुम्हारी नफरत से ज़रा भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे तुम चाहिए। मैं पागल हो गया हूँ तुम्हारे लिए और इस पागलपन में तुम्हें अपना बनाकर ही रहूँगा। ये कहते हुए उसने तिरछी मुस्कुराहट के साथ जन्नत के होठों को हल्के से चूम लिया। जन्नत नींद में ही हल्का सा कसमसा गई, लेकिन रिधान वहां से चुपचाप बाहर निकल गया। अगली सुबह से ही पैलेस में काफी चहल पहल थी। आज मंगनी की रस्म थी और ईशानी अपने कमरे में तैयार हो रही थी। उसे तैयार करने के लिए मेकअप आर्टिस्ट को बुलाया गया था। कुछ खास मेहमान ही इस समारोह में आमंत्रित थे। ईशानी के माता पिता भी वहां आ चुके थे। वहीं जन्नत इस वक्त भावना जी के साथ मंदिर में उनकी मदद कर रही थी। पंडित जी मंदिर में पूजा करवा रहे थे। तभी भावना ने जन्नत से कहा, जन्नत बेटा, जाओ जाकर ईशानी को लेकर आओ। तब तक मैं रिधान को कॉल कर लेती हूँ। पता नहीं वह सुबह से कहाँ चला गया है। कुछ ही देर में मंगनी की रस्म भी शुरू हो जाएगी और हमारे मेहमान भी आ चुके हैं। ये सुनकर जन्नत ने सिर हिलाया और ईशानी के कमरे की तरफ बढ़ गई। जब वह कमरे में पहुंची तो उसने देखा कि ईशानी लाल रंग की डायमंड शेड की साड़ी पहनकर तैयार खड़ी थी। वह बेहद खूबसूरत लग रही थी और उसकी माँ उसकी नज़र उतार रही थी। ईशानी को देखकर जन्नत के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। ईशानी, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, जन्नत ने कहा। उसकी आवाज़ सुनते ही ईशानी के एक्सप्रेशन बदल गए। वह गुस्से में बोली, अब तुमने कह दिया तो शायद मैं बदसूरत हो जाऊंगी। ये सुनते ही जन्नत का चेहरा उतर गया। उसने हिचकिचाते हुए कहा, तुम ये क्या कह रही हो? इसके जवाब में ईशानी गुस्से से बोली, वही जो तुमने सुना। तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी ऐसी तारीफ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। इसलिए बेहतर होगा कि तुम मेरी तारीफ ही मत किया करो। और तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या फिर से मेरा मजाक उड़ाने आए हो? ये सुनकर जन्नत ने हिचकिचाते हुए कहा, ईशानी देखो, यहाँ तुम्हारे मम्मी पापा भी हैं, आर्टिस्ट भी हैं। जन्नत की बात पूरी होने से पहले ही ईशानी की माँ गुस्से में बोली, मेरी बेटी मुझसे कुछ नहीं छुपाती। उसने सब बता दिया कि किस तरह तुम जिस थाली में खाती हो उसी में छेद करती हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? ईशानी की माँ की यह बात सुनते ही जन्नत हैरान रह गई। उसने रुआंसी होकर कहा, ईशानी तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने अपनी माँ से मेरे बारे में ऐसी बातें क्यों बताईं? ईशानी ने हंसते हुए कहा, तो क्या गलत किया? आखिर जो सच है वही तो बताया। और वैसे भी अब मुझे तुम्हारा कोई डर नहीं है।
अभी कुछ ही देर में मेरी मंगनी हो जाएगी और 2 दिन बाद मेरी शादी। मैं बहुत खुश हूँ, अब तुम चाहकर भी रिधान को मेरा होने से नहीं रोक सकती। ये कहते हुए ईशानी के चेहरे पर घमंड झलक रहा था। वहीं जन्नत ने बस अपने हाथों की मुट्ठियां भींच लीं। तभी ईशानी की माँ जन्नत के पास आकर गुस्से में बोली, देखो, मैं नहीं जानती कि तुम किसकी औलाद हो और ऐसा क्यों कर रही हो, लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो, मेरी बेटी इसी घर की बहू बनने जा रही है, इसलिए तुम उसके साथ तमीज से पेश आना, वरना रिधान से कहकर तुम्हें धक्के मारकर बाहर निकलवा दूंगी। ये सुनकर जन्नत ने अपने हाथों की मुट्ठियां खोल दी और बोली, आंटी, मैं अभी तक आपकी उम्र का लिहाज कर रही थी, पर शायद आप तमीज के लायक नहीं हैं। खैर, अगर ईशानी इस घर की बहू बनती भी है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कुछ ही वक्त में मैं खुद यहाँ से चली जाऊंगी। उसके बाद ईशानी इस घर पर राज करे या कुछ और, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ बस उसे बुलाने आई थी, क्योंकि नीचे मंगनी की रस्म शुरू होने जा रही है। ये कहकर जन्नत गुस्से से वहां से चली गई। ईशानी ने दांत भींचते हुए कहा, इस लड़की के अंदर कितना घमंड है। तभी ईशानी के दादा बोले, घमंड तो होगा, इतने सालों से सूर्यवंशी खानदान में जो रही है, लेकिन अब तुम इसकी खानदान की बहू बनने जा रही हो, तुम्हारे अंदर इससे भी ज्यादा घमंड आना चाहिए। ईशानी ने भी एटीट्यूड में सिर हिलाया। इसके बाद वे दोनों ईशानी को लेकर नीचे आए। उधर भावना परेशान हो रही थी। तभी तन्मय उनके पास आकर बोले, रिधान मेरा भी फोन नहीं उठा रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि वह कहाँ चला गया है। भावना ने कहा, मैंने मानिक को भी कॉल किया था, उसने भी मेरा फोन नहीं उठाया, बस मैसेज किया कि वह ऑपरेशन कर रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। ये सुनकर तन्मय गुस्से में बोले, हमारे मेहमान आ चुके हैं, अगर रिधान नहीं आया तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी। तभी जन्नत आते हुए बोली, क्या हुआ, आप दोनों परेशान क्यों हैं? भावना ने कहा, रिधान फोन नहीं उठा रहा है और मंगनी की रस्म शुरू होने जा रही है। ये सुनते ही जन्नत हैरान होकर बोली, लेकिन उन्होंने तो कहा था कि वह मंगनी अटेंड करेंगे, तो फिर ऐसा क्यों कर रहे हैं? तन्मय ने दांत भींचते हुए कहा, मुझे उस लड़के पर कभी यकीन नहीं करना चाहिए था, उसे घर से बाहर ही नहीं निकलने देना चाहिए था। भावना ने घबराकर कहा, अगर वह नहीं आया तो क्या होगा? अभी किसी ने कुछ कहा भी नहीं था कि जन्नत का फोन बज उठा। जन्नत ने देखा कि किसी अनजान नंबर से कॉल आ रही थी। उसने साइड में जाकर कॉल रिसीव की और धीरे से बोली, हेलो, कौन बोल रहा है? उधर से एक भारी आवाज आई, मैंने सुना है कि तुम अपनी असली फैमिली के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रही हो। मुझे उनके बारे में सब पता है, अगर जानना चाहती हो तो मेरे बताए एड्रेस पर आ जाओ। ये सुनकर जन्नत एक पल के लिए हैरान रह गई और बोली, क्या तुम सच में मेरी फैमिली के बारे में जानते हो? कहीं तुम झूठ तो नहीं बोल रहे या मजाक कर रहे हो? उधर से गुस्से में आवाज आए, अगर तुम्हें यकीन नहीं करना तो मत करो, लेकिन मेरे पास उस अस्पताल का सबूत है जहां तुम पैदा हुई थी। मुझे तुम्हारी माँ के बारे में भी बहुत कुछ पता है और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हारा असली दादा तुम्हारे आसपास ही है, पर वह कौन है ये तुम्हें वहां आने पर पता चलेगा। ये सुनकर जन्नत ने झट से कहा, मैं अभी आ रही हूँ, एड्रेस भेजो। इसके साथ ही कॉल कट गया। जन्नत ने बिना भावना या तन्मय को कुछ बताए जल्दबाजी में एड्रेस के लिए निकल गई। कहाँ गई जन्नत? किसका कॉल आया था उसके पास? कहाँ गया रिधान? क्या होने वाला है? एपिसोड 106 अब आगे। इधर भावना परेशान होकर तन्मय से बोली, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आखिर ये लड़का कहाँ चला गया? मंगनी का वक्त भी हो गया है, ईशानी भी इंतजार कर रही है, उसके मॉम डैड तक आ चुके हैं, अगर रिधान नहीं आया तो बहुत बेइज्जती हो जाएगी। इसके जवाब में तन्मय ने कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं अभी पता लगाता हूँ कि वो लड़का आखिर है कहाँ। भावना ने अपना सिर हिलाया और तन्मय सीधा स्टडी रूम में गए। कुछ ही देर में रमन स्टडी रूम में दाखिल हुआ। रमन के आते ही तन्मय ने पूछा, क्या तुमने रिधान के बारे में कुछ पता लगाया? तुम्हें पता चला कि आखिर वो लड़का कहाँ है? रमन ने सिर झुकाते हुए कहा, नहीं, मुझे उनके बारे में कुछ पता नहीं चला। मैंने उनके ऑफिस में भी पता किया पर वो वहां भी नहीं है। असिस्टेंट से पूछा लेकिन उसे भी कुछ नहीं पता। यहाँ तक कि मैंने उनके करीबी दोस्त मानिक से भी पूछा पर उन्हें भी कुछ नहीं पता। ये सुनकर तन्मय ने परेशान होकर कहा, आखिर ये लड़का क्या कर रहा है? इसे पता है कि आज इसकी मंगनी होने वाली है, लेकिन फिर भी इस तरह से लापरवाही कर रहा है। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, समझ नहीं आ रहा कि मैं इस लड़के के साथ करूं तो क्या करूं।
तभी रमन ने कहा, वैसे क्या आपने उससे कभी पूछा था कि क्या वो ये शादी करना चाहता है? तन्मय ने अचकचाकर पूछा, तुम कहना क्या चाहते हो? रमन ने शांत स्वर में कहा, अगर वो ऐसे वक्त पर गायब है तो इसका मतलब यही हो सकता है कि वो ये शादी नहीं करना चाहता, वरना इस तरह से गायब होने का क्या मतलब है? ये सुनकर तन्मय गुस्से में बोले, अगर वो शादी नहीं करेगा तो क्या करेगा? उसकी उम्र देखी है तुमने? इस उम्र में तो मेरे बच्चे भी हो चुके थे। और अगर वो शादी नहीं करना चाहता तो कब करेगा? मुझे जन्नत की भी तो शादी करनी है। लोग क्या कहेंगे कि बड़े भाई की शादी नहीं हुई और छोटी बहन की शादी हो रही है? रमन ने उनकी बात बीच में काटते हुए कहा, उन्हें भाई बहन के रिश्ते से मत जोड़िए। वो दोनों सगे भाई बहन नहीं हैं। जन्नत मेरी बेटी है, और अगर आप रिधान की शादी करते भी हैं तो उससे मेरी बेटी का कोई लेना देना नहीं है। अचानक रमन की यह बात सुनकर तन्मय के एक्सप्रेशंस बदल गए। वह रमन को घूरते हुए बोले, रमन तुम्हें क्या हो गया है? तुम अचानक से ऐसी बातें क्यों करने लगे? रमन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मेरा दिल कह रहा था कि आपको याद दिला दूं कि वो इस खानदान की सगी बेटी नहीं है। आपने मुझसे वादा किया था कि जैसे ही रिधान की शादी हो जाएगी मैं अपनी बेटी को सच बताऊंगा और उसे यहाँ से ले जाऊंगा। तो फिर आप क्यों सोचते हैं कि आप उसकी शादी करेंगे? गुस्से में तन्मय बोले, रमन मुझे नहीं पता था कि तुम इस तरह कभी मेरे सामने बोलोगे। मैं तो हमेशा तुम्हें एक ऐसा इंसान समझता था जो हालात को समझकर ढल जाता है। रमन ने अब गुस्से में कहा, सही कहा आपने। मैं हमेशा से आपका पालतू कुत्ता बनकर रहा हूँ। अपनी ही औलाद को आपको दे दिया और हमेशा उसकी नज़रों में बस अंकल बनकर रहा हूँ। क्या आप इसे भी ज्यादा कुछ चाहते हैं? आखिर क्यों नहीं बता देते उसे कि वो मेरी बेटी है? मैं तरस रहा हूँ उसे अपनी बेटी कहने के लिए, उसे अपने सीने से लगाने के लिए। क्या आपको ये सब कुछ दिखाई नहीं देता? ये कहते कहते रमन की आंखों में आंसू आ गए। तन्मय ने एक पल के लिए चुप रहते हुए गहरी सांस ली और फिर कहा, रमन मुझे पता है कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है। इसके लिए मैं माफ़ी मांगूं तो भी कम है। लेकिन तुम ये सोच लो कि जन्नत को मैंने कभी कोई कमी नहीं होने दी, और मैं उसके लिए ऐसा लड़का ढूंढूंगा जो उसे हमेशा खुश रखे। तुम फिक्र मत करो, सब कुछ अच्छा होगा। रमन ने अपने आंसू पोंछे और गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है, मैं ये जिम्मेदारी भी आपको सौंपता हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप जल्द से जल्द उसे सच बताएं। मुझे पता है कि जब उसे पता चलेगा तो वो मुझसे नफरत करेगी, लेकिन मैं उसकी नफरत भी सह लूंगा क्योंकि उसने पहले ही बहुत तकलीफ झेली है। तन्मय ने सिर हिलाया और कहा, पहले तो रिधान को ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि रिधान नहीं आया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। वहाँ ईशानी के मॉम डैड इंतजार कर रहे हैं। तुम जाकर पता लगाओ, मैं भी कुछ पता लगाता हूँ। रमन ने सिर हिलाया और वहाँ से चला गया। इधर भावना अभी भी काफी परेशान थी। तभी ईशानी और उसके मॉम डैड उनके पास आए। ईशानी ने नासमझी में कहा, पंडित जी कब से रिधान का इंतजार कर रहे हैं। आखिर रिधान कहाँ चला गया? वह मेरा भी कॉल पिक नहीं कर रहा। वह आएगा न? कहीं ऐसा तो नहीं कि वह न आए? अगर ऐसा हुआ तो आंटी मैं मर जाऊंगी, क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, और अगर वह मुझे नहीं मिला तो मैं सच में मर जाऊंगी। उसकी ये बात सुनते ही भावना ने तुरंत उसे संभालते हुए कहा, नहीं नहीं बेटा, ऐसी बातें मत बोलो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। रिधान जरूर आएगा, देखना वह थोड़ी देर में पहुंच जाएगा, और फिर वह तुमसे मंगनी भी करेगा और शादी भी। तुम बिल्कुल मत घबराओ। तभी ईशानी की माँ ने कहा, देखिए भावना जी, मैंने आप पर यकीन किया है। मेरी इकलौती बेटी है, अगर इसके साथ कुछ भी गलत हुआ तो हम किसी को माफ नहीं कर पाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी बात समझ रही हैं। भावना ने सिर झुकाकर कहा, जी मैं आपकी बात अच्छी से समझ रही हूँ। आप फिक्र मत कीजिए, मैंने कहा ना, मेरा बेटा जरूर आएगा। आप बिल्कुल मत घबराए। तभी वहां तन्मय भी आ गए और बोले, हाँ भावना ठीक कह रही हैं। मैंने फोन किया है, रिधान के बारे में जल्दी पता चल जाएगा और वह आपकी बेटी से ही शादी करेगा। आप निश्चिंत रहें। ये सुनकर ईशानी थोड़ा सा रिलैक्स हुई, लेकिन तभी अचानक से डोरबेल बजी। डोरबेल की आवाज सुनते ही सभी की आंखों में चमक आ गई। भावना ने खुशी के साथ कहा, शायद रिधान आ गया। मैंने कहा था ना कि वह जरूर आएगा। इसके जवाब में ईशानी ने भी खुशी के साथ कहा, मुझे पता था वह मुझसे शादी जरूर करेगा, और अब फाइनली वह आ गया। मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। ये कहते हुए ईशानी शर्मा गई। भावना ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी जिंदगी में अब खुशियां ही खुशियां आएंगी।
ये सुनकर ईशानी मुस्कुराई। तभी एक नौकर ने जाकर दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही सभी की नजरें गेट पर टिक गईं। लेकिन जैसे ही उन्होंने गेट पर खड़े लोगों को देखा, उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ईशानी के पैरों तले जमीन खिसक गई और वह जोर से चिल्लाए, रिधान। एपिसोड 107। अब आगे। सभी की नज़र एक साथ गेट पर गई। गेट पर मौजूद इंसान को देखते ही वहां सभी के होश उड़ गए। ईशानी के तो जैसे पैरों तले जमीन ही खिसक गई। वो 2 कदम लड़खड़ा गई और धीरे से बोली, नहीं, ये मेरा रिधान नहीं हो सकता। और वही भावना भी बिल्कुल सफ़ेद पड़ गई थी, क्योंकि इस वक्त उसके सामने रिधान जन्नत का हाथ पकड़े खड़ा था। उन दोनों के गले में वरमाला थी। जन्नत के मांग में सिंदूर भरा हुआ था। गले में मंगलसूत्र बड़ा सा साफ साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन जन्नत की नजरें नीचे झुकी हुई थी, पर रिधान के चेहरे पर एक सख्त एक्सप्रेशंस थे। इस तरह से उन दोनों को शादीशुदा देखकर तो तन्मय और भावना दोनों के ही होश उड़ गए थे। तभी तन्मय ने धीरे से कहा, ये सब क्या हो रहा है भावना, कहीं मेरी आंखें धोखा तो नहीं खा रही है। वही उसके जवाब में भावना ने भी धीरे से कहा, मुझे भी लगता है जैसे मैंने सपना देखा हो, प्लीज मुझे होश में लाइए। ये सपना ही हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। अभी उसने ये कहा ही था कि तभी रिधान की एक सख्त आवाज उन सभी के कान में पड़ी, स्वागत कीजिए हमारा, अब से मैं एक मैरिड इंसान हूँ और ये लड़की मेरी बीवी बन चुकी है। ये शब्द जैसे ही सबके कान में गया, सब जैसे अपने होश में वापस आ गए हो। और तभी ईशानी जोर से चिल्लाते हुए बोली, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, तुम ऐसे शादी नहीं कर सकते। रिधान, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम मेरे पति बनने वाले थे, तुम्हारी शादी मुझसे होने वाली थी, तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जन्नत से शादी करने की? और तुमने जन्नत से शादी क्यों की? तुम्हें पता भी है वो तुम्हारी बहन। लेकिन इसके आगे ईशानी अभी कुछ कह पाती उससे पहले ही रिधान ने आगे बढ़कर उसके गर्दन को कसकर दबा दिया और अपने दांत को पीसते हुए बोला, कितनी बार समझाया था कि इसे मेरी बहन मत कहो। ये मेरी बहन नहीं है, इसे मैंने कभी अपनी बहन नहीं माना। अगर ये मेरी बहन होती तो क्या मैं इससे शादी करता? क्या इतना गिरा हुआ समझती हो तुम मुझे? एंड बाय द वे, मैं तुमसे कभी शादी करता ही नहीं, तुम्हारा मुझसे कोई लेना देना नहीं है। अब दफा हो जाओ यहाँ से और कभी अपनी शक्ल भी मत दिखाना। ये कहते हुए रिधान ने उसकी गर्दन को झटके से छोड़ दिया तो ईशानी लड़खड़ाकर जमीन पर गिरी। ईशानी के मॉम डैड तुरंत दौड़ते हुए उसे संभालने लगे और बोले, ईशानी बेटा, तुम ठीक तो हो ना? ईशानी ने रोते हुए कहा, मॉम डैड रिधान को समझाए ना, ये कैसी बेवकूफ़ी कर रहा है। ये जरूर जन्नत से शादी करने का नाटक कर रहा है। इसने जन्नत से कोई शादी नहीं की है। मुझे यकीन है ये सिर्फ और सिर्फ इस शादी से बचना चाहता है। ये कहते हुए वो फिर से रिधान की तरफ मुड़ी और बोली, रिधान, अगर तुम अभी शादी नहीं करना चाहते तो हम इंतजार कर सकते हैं, पर प्लीज़ ऐसे नाटक मत करो कि तुमने इस लड़की से शादी कर ली है। इसके जवाब में रिधान तिरछा मुस्कुराया और जन्नत की कलाई को कसकर पकड़कर बोला, अगर तुम सबको प्रूफ की ज़रूरत है तो मैं प्रूफ भी दूंगा, क्योंकि मैंने इससे वाकई शादी की है। वो भी अग्नि को साक्षी मानकर मैंने इसके साथ 7 फेरे लिए हैं और उसकी सारी रिकॉर्डिंग मेरे पास है, जो कुछ ही देर में आप सब देख सकते हैं। फिर आप सबको यकीन हो जाएगा कि ये शादी कोई झूठी शादी नहीं है, बल्कि मैंने पूरे विधि विधान से किया है। ये सब सुनकर तो अब भावना को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। वो 2 कदम लड़खड़ाए और धीरे से बोली, क्या इसका मतलब जन्नत अब इस घर की बेटी नहीं बहू बन गई? लेकिन तभी तन्मय गुस्से से चिल्ला कर बोले, बंद करो अपनी बकवास, तुम्हें जरा भी एहसास भी है कि तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है जो तुमने जन्नत से शादी की। जन्नत इस घर की बेटी है। भले ही वो सगी बेटी नहीं है, लेकिन हमने उसे बेटी माना था और तुमने उसके साथ ही मुझे तो कहते हुए शर्म आ रही है। पूरी दुनिया हम पर थूकेगी। वो क्या कहेगी कि सूर्यवंशी खानदान ने अपनी ही बेटी की शादी अपने ही बेटे से करवा दी। मुझे तो घिन आ रही है ये कहते हुए भी। ये सुनकर गुस्से के साथ रिधान ने कहा, आखिर आपकी प्रॉब्लम क्या है डैड? जब मैं कह रहा हूँ कि ये मेरी बहन नहीं है और मैंने कभी इसे बहन नहीं माना, तो आप सब मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे हैं? क्यों जबरदस्ती आप इसे मेरी बहन बनाना चाहते हैं? ये सिर्फ और सिर्फ अब मेरी बीवी है। कोई भी अब इस पर ना तो सवाल उठा सकते हो ना ही उंगली उठा सकता है। और अगर किसी ने ऐसा गलती से भी किया तो मैं उन सबको छोड़ूंगा नहीं, और ये मेरी आखिरी वार्निंग है। आप सब अच्छे से जानते हैं कि मैं जो कहता हूँ वो जरूर करता हूँ। और जहाँ बात रही मीडिया और दुनिया की, तो कल मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है
जहां पर मैं इसे अपनी बीवी के तौर पर एक्सेप्ट करूंगा और सारी दुनिया और मीडिया वालों के सामने उनके सवालों का जवाब दूंगा। क्योंकि मैं रिधान सूर्यवंशी हूं, मुझे किसी चीज का डर नहीं है। ये कहते हुए उसने जन्नत की कलाई को पकड़ा और उसे अंदर लेकर आते हुए बोला, और तुम्हें भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तुम मेरी बीवी हो, इस घर की कोई बेटी नहीं, बल्कि अब एक ऑफिशियल तरीके से बहू बन चुकी हो। ये सब शब्द जैसे जन्नत के दिल में तीर की तरह चुभ रहे थे। उसने कुछ भी जवाब नहीं दिया, बस वो अपना सिर नीचे झुकाए खड़ी रही। लेकिन अभी आगे कुछ हो पाता उससे पहले ही भावना उनके रास्ते में आई और गुस्से से जन्नत को देखकर बोली, जन्नत, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम रिधान से दूर रहोगी, तो फिर तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने कहा था कि मुझे अपने बेटे पर यकीन नहीं है, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी और अब तुम उससे शादी करके चली आई। तुम्हें शर्म नहीं आई? दुनिया क्या सोचेगी तुम्हारे बारे में? क्या तुम्हें एहसास भी है कि तुमने कितनी बड़ी गलती की है? भावना की ये बात सुनकर जन्नत की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपना सिर नीचे झुकाया और धीरे से बोली, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। ये सुनते ही भावना ने दांत पीसते हुए कहा, किस बात की माफी मांग रही हो तुम? इतना बड़ा गुनाह कर दिया तुमने रिधान से शादी करके, और अब तुम माफी मांग रही हो और सोच रही हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूं। ये सुनते ही जन्नत की पकड़ रिधान के हाथ पर कस गई। तभी रिधान ने सर्द आवाज में कहा, इतना भी बड़ा कोई गुनाह नहीं कर दिया हमने, हम दोनों कोई सगे भाई बहन नहीं है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि आपको इतना ओवर रिएक्ट करना चाहिए। तभी तन्मय ने कहा, तुम ओवर रिएक्ट करने की बात कर रहे हो रिधान, दुनिया क्या सोचेगी मेरे बारे में? तभी रिधान चिल्लाते हुए बोला, फर्क नहीं पड़ता मुझे दुनिया के लोगों से, मुझे सिर्फ एक इंसान से फर्क पड़ता है जो कि मेरी बीवी है और वो मेरे साथ है। दुनिया जाए भाड़ में, आई रियली डोंट केयर। और अब अगर आप सब ने दोबारा से मुझसे ये दुनिया के बारे में कुछ भी कहा तो आई प्रॉमिस यू, मैं पूरी दुनिया को आग लगा दूंगा। ये कहते हुए उसकी आंखें बेहद लाल थीं, जिसे सुनकर और देखकर एक पल के लिए भावना और तन्मय दोनों ही एकदम चुप हो गए। तभी रिधान नीचे झुका और जन्नत को अपने गोद में उठाते हुए बोला, बहुत हो गई बातें और ये ड्रामा, अब सारा ड्रामा खत्म किया जाए, क्योंकि मेरी बीवी को आराम की जरूरत है। ये कहकर वो उसे अपने गोद में उठाया और लेकर सीधे कमरे की तरफ बढ़ गया। इधर बाकी सब ये सब कुछ सुनते रह गए और देखते ही रह गए। लेकिन तभी ईशानी जोर जोर से रोने लगी। उसके रोने की आवाज से भावना और तन्मय तुरंत उसकी तरफ मुड़े। उसे देखते ही भावना ने कहा, ईशानी बेटा संभालो खुद को, मुझे पता है ये सब कुछ तुम्हारे लिए और साथ में हम सबके लिए अनएक्सपेक्टेड था। पर लेकिन इसके आगे वो कुछ कह पाती उससे पहले ही ईशानी के डैड ने कहा, मिस्टर सूर्यवंशी, मिसेज सूर्यवंशी, आज यहाँ पर जो कुछ भी हुआ वो ठीक नहीं हुआ। मेरी इकलौती बेटी थी और उसे इस तरह रुलाया गया। अगर रिधान को उससे शादी नहीं करनी थी तो वो पहले बता देता, क्यों मैंने अपनी बेटी की जिंदगी इस तरह बर्बाद होने दी? और तो और आपके घर में ये सब कुछ चलता रहा और आपको ही पता नहीं चला। इसलिए कहते हैं अपना खून अपना ही होता है, किसी पराये को अगर आप अपनी बेटी बनाकर घर में लेकर आएंगे तो वो इसी तरह नाक कटवाएगी। उद्धरण चिन्ह। ये सुनते ही भावना ने गुस्से के साथ कहा, मैं मानती हूँ कि रिधान ने गलती की है और साथ में जन्नत ने भी गलती की है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हमारे घर के बच्चों को इस तरह से बोलेंगे। और मैं ये भी जानती हूँ कि जन्नत कोई हमारा खून नहीं है, लेकिन हमने उसे बेटी माना था, और अगर आपने उसके खिलाफ एक शब्द भी कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सुनते ही वो सब एक पल के लिए चुप हो गए। लेकिन तभी ईशानी ने रोते हुए कहा, आंटी आप भी जन्नत की साइड लेने लगी, क्या आपको एहसास नहीं है कि उसने कितनी बड़ी गलती की है? रिधान उसका भाई लगता है और उसने अपने भाई से शादी कर ली, और आप तो इस तरह से उसकी साइड ले रही है। ये सुनकर भावना एक बार फिर से चुप हो गई, लेकिन तभी तन्मय ने वहां आते हुए कहा, हमें शांति से बात करनी चाहिए, क्योंकि अभी चीज बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, आप तीनों घर जाए। तभी ईशानी की मां ने कहा, कोई जरूरत नहीं है हमें कुछ भी बताने की, क्योंकि अब हम अपनी बेटी की शादी रिधान से करवाएंगे ही नहीं। चलो ईशानी। जैसे ही ईशानी ने अपनी मॉम के शब्दों को सुना वो एक पल के लिए वो शॉक हो गई। इधर दूसरी तरफ कमरे में आगे की स्टोरी के लिए कमेंट कीजिए।